हेलो स्टूडेंट्स, होप यू फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये हमारा बायोलॉजी के थर्ड यूटी का सिलेबस है। इसको हम स्टार्ट करेंगे आज से। आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को हम 8 लेक्चर्स में फिनिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस बाय अडल्ट। अडल्ट का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बढ़ चुका है, ग्रोन अप हो चुका है, जिसकी ग्रोथ हो चुकी है, जिसको जो मैच्योर हो चुका है, उसको हम बोलते हैं अडल्ट। सो एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म से नए यंग वंस का फॉर्म होना, फॉर्मेशन होना, नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होना, नया ऑर्गेनिज्म बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने अडल्ट ऑर्गेनिज्म से, जिससे वो बना है, जिससे वो पैदा हुआ है, उससे मिलता है, उससे सिमिलरिटीज उसकी होती हैं, रिजेंबल करता है, वो वैसा ही दिखता है, देखने में हमें वैसा ही लगता है। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द रिप्रोडक्शन इज द यंग वंस रिजेंबल्स वन अनदर। तो यंग वंस जो पैदा होते हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हुआ और दो नए इंडिविजुअल्स पैदा हुए, दो नए ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन हुई। ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं ये एक दूसरे जैसे दिखते हैं और ये दोनों ऑर्गेनिज्म अपने अडल्ट इंडिविजुअल्स जैसे भी दिखते हैं, अपने जिनसे ये पैदा हुए हैं उन जैसे भी दिखते हैं। सो ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार मैं फिर आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस, नए ऑर्गेनिजम्स का बनना फ्रॉम द अडल्ट वन। ओके, 9th क्लास में आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक हमारे पास सेल है, उस सेल से नई सेल बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सेल को हम अगर एक हम ऑर्गेनिज्म माने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर एक सेल होती है। सो एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। चलिए फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे बताया है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, उसने दो यंग वंस को पैदा किया, फॉर्म किया, प्रोड्यूस किया। दिस इज रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे। दूसरा एग्जांपल हम जो कॉमन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेल है, ये फीमेल है, इनसे नया यंग वन पैदा हुआ, रिप्रोड्यूस हुआ। दिस इज रिप्रोडक्शन। मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द प्रीवियस या अडल्ट या प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। पहले से जो अवेलेबल ऑर्गेनिज्म है उनसे नया ऑर्गेनिज्म बनना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ को चलाते रहने के लिए रिप्रोडक्शन की बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसने बच्चे पैदा किए, ये फिर अडल्ट हुए, मैच्योर हुए, इन्होंने बच्चे पैदा किए। सो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए तो हम ये कह सकते हैं ये 1 जनरेशन, ये 2nd जनरेशन, ये 3rd जनरेशन, ये 4th जनरेशन। जैसे हमारे दादा, दादा से पापा, पापा से हम लोग, तो हमारे वंश चल रहा है, हमारी जनरेशन चलती जा रही है। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है, बट इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक हनी बी, वर्कर बी। वर्कर बी है, वो अपनी लाइफ में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती, लेकिन वो अपनी लाइफ को जिंदा रखती हैं, जीती हैं। म्यूल, खच्चर का नाम सुना होगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन नहीं करने का मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, बट वो अपनी लाइफ जीता है। ओके, तो रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, ये बोल सकते हैं। तो पहले से जो अवेलेबल ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे नए ऑर्गेनिज्म बनना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब हो गया नेक्स्ट जनरेशन, बच्चे फ्रॉम द पेरेंट्स, या फिर सिंपल फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल।
और सारे के सारे जो न्यू यंग इंडिविजुअल्स हैं, जो भी बच्चे पैदा होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखेंगे, या वो अपने अडल्ट जैसे दिखेंगे, या फिर अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या है, पेरेंट्स है, वैसे ही दिखेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भैया वो अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, वो अपने अडल्ट जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कुछ एक इंफॉर्मेशन है जो हम अडल्ट ऑर्गेनिज्म से या पेरेंट्स से या प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल के अंदर पास होती है। ओके, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इससे नया ऑर्गेनिज्म बना, तो नया जब ऑर्गेनिज्म बना तो इस ऑर्गेनिज्म में जो इंफॉर्मेशंस हैं वो इस ऑर्गेनिज्म में वो पहुंचेंगी। उन इंफॉर्मेशन को हम कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फीचर का मतलब जैसे मेरा स्किन कलर, मेरा हेयर कलर, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं। मेरा आई कलर, मेरे नोज शेप, सारे कैरेक्टर्स हैं। और हमारी बॉडी में हर कैरेक्टर के लिए, हमारे एक्सप्रेशन के लिए हम कैसे कैसे हैं, हमारा कलर, मेरा कलर है वो गेहुआ है, बिकॉज उसके लिए मेरी बॉडी के अंदर एक जीन है, उस जीन की वजह से मेरा कलर गेहुआ है। आप बहुत ही फेयर कलर के हो, क्योंकि आपके अंदर जो जीन है वो फेयर कलर का है। तो ये सारे जीन आप में आए कहाँ से? ये आए आपके पेरेंट्स से। तो जो इन्फॉर्मेशन वर्ड में बोल रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस पास होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, वो इन्फॉर्मेशंस एक तरह से क्या है? हमारा जीन है। जीन कहाँ रहता है? क्रोमोसोम के ऊपर रहता है। क्रोमोसोम कहाँ होता है? हमारे डीएनए में होता है। इसलिए डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक जनरेशन से, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, मतलब बच्चों के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। ओके, जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा डीएनए है। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, और हर एक जीन के पास अपना एक कैरेक्टर होता है जो आपकी बॉडी में आके एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस करने का मतलब काम करना। जैसे मेरे अंदर जीन है वो गेहूं कलर का है, तो उसने काम किया। वो काम क्या किया? काम आपके सामने रिजल्ट है कि मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर गेहूं कलर का है, कलर गेहूं कलर का है। ओके, सो दीज इंफॉर्मेशंस आर may be called as blueprint of life। भाई सही बात है, हम हमारी जिंदगी कैसी है, हमारा कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा नाक कैसा होगा, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, और वही इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी इंफॉर्मेशन को एक तरह से हम ब्लूप्रिंट बोल देते हैं, नक्शा बोल देते हैं, या फिर क्रोमोसोम, या फिर डीएनए, या फिर जेनेटिक मटेरियल। तो मैं बोल सकता हूँ कि पेरेंट्स से हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल पास होता है। मैं बोल सकता हूँ डीएनए पास हो सकता है। मैं बोल सकता हूँ क्रोमोसोम पास होता है। या फिर मैं बोल दूँ कि हमारी बॉडी की, हमारे अंदर पेरेंट्स से जीन इनहेरिट होते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिट का मतलब लेना। हम अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज़ लेते हैं, वो हम खुद नहीं बनाते। हम कोई चीज़ किसी से लेते हैं विरासत में, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, मेरी बात समझ में? तो हम इनहेरिट क्या करते हैं? हम क्या लेते हैं पेरेंट्स से? हम जीन्स लेते हैं, और वो जीन हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का एक तरह से नक्शा है, और उसी के नक्शे को देखते हुए हमारी बॉडी बनती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? कि कोई पूछ ले कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, आप बोलोगे यस होते हैं। कितने कैरेक्टर्स? 50% कैरेक्टर्स मदर से आते हैं, 50% फादर से आते हैं। चलो ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे। तो कोई भी एक सेल है, सेल के अंदर से जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स, जिनको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशंस है, और उन इंफॉर्मेशंस का क्या नाम है? जीन्स है। वो नई सेल में आती है। तो होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स के पास जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, पेरेंट्स उनको कॉपी करते हैं, या हमारे पेरेंट्स की बॉडी के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में ये सारी इंफॉर्मेशंस कॉपी हो जाती हैं। कॉपी होने के बाद ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस नई सेल में चली जाती हैं। अब नई सेल में कैसे चली जाती है भैया? ये जो सेल है ये सेल जो नई सेल है, नया ऑर्गेनिज्म बना है, किससे बना है? पुराने ऑर्गेनिज्म से बना है। तो क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशंस है, पहले वो ऑर्गेनिज्म उन इंफॉर्मेशंस को कॉपी कर लेता है, ठीक है, और फिर वो पास कर देता है नेक्स्ट जनरेशन।
इसलिए पेरेंट्स कॉपी ऑल इंफॉर्मेशंस ऑफ बॉडी डिजाइन एंड लाइफ प्रोसेस और पॉज करता है न्यू सेल। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या जो न्यू सेल है, वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है, नया ऑर्गेनिज्म कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। हमने पढ़ा था कि ओल्ड जो सेल्स है, पुरानी जो सेल्स हैं वो पेरेंट्स हैं, ओल्ड सेल्स जो ग्रोन अप हो चुकी है वो पेरेंट्स है, और उनसे क्या बनती है, नई सेल बनती है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। सो लेट्स सी द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। इसका मतलब एक रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब न्यू इंडिविजुअल्स विद इन्वॉल्विंग विदाउट एसेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स without, not this is with is wrong, this is without involving sex organs। कोई भी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता। एसेक्सुअल का मतलब क्या हो, बिना सेक्स ऑर्गन के। वेयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय इन्वॉल्विंग सेक्स ऑर्गन। उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म या पेरेंट्स कैसे होते हैं, बाई पेरेंटल, दो पेरेंट होते हैं, एक मदर एक फादर, एक मेल या एक फीमेल। वेयर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो यूनिसेक्सुअल है, एक ही सेक्स होता है उनके अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या फिर हमें पता नहीं हो चाहे मेल है फीमेल। इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ही होता है, एक ऑर्गेनिज्म से ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म से नया मेल बनता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम मैंने अमीबा दे दिया। अब ये अमीबा है, ये क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में, दो नई सेल बन गई। तो पुरानी सेल से दो नई सेल्स बन गई। तो इसको, इन दो सेल्स को हमने नाम दे दिया डॉटर सेल। क्या कहीं पे इसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए, नहीं हुए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। एक मेल है और फीमेल है। मेल ने स्पर्म रिलीज किया, गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव यूनिट। फीमेल ने एग रिलीज किया, जिसको हम गैमेट बोलते हैं। ये दोनों गैमेट फ्यूज हुए और फ्यूज होकर जाइगोट बनाया। जाइगोट डेवलप हुआ न्यू इंडिविजुअल के अंदर। ओके, सो होता क्या है कि 50, अभी हम जो बात कर रहे थे, 50% कैरेक्टर्स मदर से आते हैं, 50% कैरेक्टर फादर से आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स, इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स। ओके, सो मदर के अंदर गैमेट्स क्या है, एग। फीमेल के अंदर गैमेट्स क्या है, सॉरी, फादर के अंदर गैमेट्स क्या है, स्पर्म। दिस एग एंड स्पर्म कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशंस या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल के। दूसरा जो अगला इंडिविजुअल जो बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, वो कैसा होगा। चलिए, मेल गैमेट आता है मेल पेरेंट्स से, वेयर फीमेल गैमेट्स कम फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स, कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशंस नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। एक नए ऑर्गेनिज्म को बाहरी तरफ से और अंदर की तरफ से कैसा होना चाहिए, कैसा बनना होना चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन। जाइगोट फ्यूज, गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से नया इंडिविजुअल बनता है। होता क्या है कि पेरेंट्स कॉपी करते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन। पेरेंट्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन वो कॉपी करते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं कॉपी करने के बाद, गैमेट्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स के अंदर डीएनए है वो क्या होता है, कॉपी होता है। इस डीएनए को कॉपी करने को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ओके, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स के डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, हर सेल की डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, कॉपी करेगा, और वो सेट ऑफ कॉपी नेक्स्ट प्रोजोनी, प्रोजोनी का मतलब जनरेशन में पहुंचा दी जाए। ओके, पॉइंट। तो इससे होगा क्या कि भैया नया ऑर्गेनिज्म जब बना, अब उसके अंदर ग्रोथ होगी, वो बड़ा होगा, डेवलप होगा, न्यू यंग इंडिविजुअल में बदल जाएगा, न्यू इंडिविजुअल में बदल जाएगा। चलिए, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन कभी कभी देखिए ना, हमने क्या किया कि सारी इंफॉर्मेशंस हैं वो कॉपी होती हैं और नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती हैं।
सो ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ द इंफॉर्मेशंस, जब कॉपी हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, डिस्टर्बेंस आ जाती है, और इन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशन, फॉर्म के अंदर वेरिएशन, फंक्शन के अंदर वेरिएशन, बिहेवियर के अंदर वेरिएशन। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर हम पेरेंट्स जैसे एग्जैक्ट, क्या हम पेरेंट्स जैसे दिखते हैं? क्या मैं कई बार बोल देते हैं कि बच्चा मम्मी पे गया है, मम्मी पे गया है, इसका मतलब ये है कि पापा और मम्मी दोनों से ही जीन आए थे, लेकिन जो मम्मी वाले जीन है वो स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, उन्होंने काम ज़्यादा किया, इसलिए हम मम्मी जैसे दिखते हैं। तो क्या हम 100% मम्मी जैसे दिखते हैं? नहीं, अलग दिखते हैं। और यही जो अलग चीज़ है इसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। दो जुड़वा बच्चे के एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते। ठीक है, 100% नहीं दिखते, उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। तो ये डिफरेंसेस स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं, उनके फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, उनके फंक्शन में भी हो सकते हैं, उनके बिहेवियर में भी हो सकते हैं। ओके, गॉट माय पॉइंट? ओके, दूसरी बात, अब इन वेरिएशंस का क्या फंक्शन, मतलब क्या कोई फायदा है या नुकसान है? इंडिविजुअलिटी, पहचान देते हैं। मान लीजिए एक पेरेंट्स के दो बच्चे, दोनों जुड़वा हैं, एग्जैक्टली अगर उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा तो क्या हम एक इंडिविजुअल को पहचान पाएंगे? नहीं, इंडिविजुअलिटी पहचान देते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्या होता है, जो वेरिएशंस होती हैं ये एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं। मान लीजिए एक पेरेंट्स थे, एक ऑर्गेनिज्म था, मेल और फीमेल। ये ऑर्गेनिज्म क्या था कि बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते थे, लेकिन जो इनसे बच्चा हुआ उसके अंदर वेरिएशंस थे, कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ जीन के डिफरेंसेस थे। वो बच्चा क्या था कि वो बहुत ठंड में रह सकता है। तो इस ऑर्गेनिज्म के मान लीजिए एक बार में 5 बच्चे पैदा हुए, 5 में से 4 बच्चे ऐसे थे जो ठंड में नहीं रह सकते, लेकिन 5 में से एक बच्चा ऐसा था जो ठंड में रह सकता था। उसके अंदर जो जीन था वो स्ट्रॉन्ग था, वो ठंड को महसूस करने वाला जीन था, सहन करने वाला जीन था, तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया एग्जिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए भी वेरिएशंस बहुत जरूरी हैं। प्री एडेप्टेशंस, देखिए आप मुझे बताइए, पहले से क्या, जब छोटा बच्चा पैदा होता है क्या हम उसको दूध पीना सिखाते हैं, माँ का दूध पीना सिखाते हैं? नहीं, वो खुद पहले से अडेप्ट रहता है। ठीक है, न्यू वेरिएशंस, नई चेंज आ जाना, नए बदलाव आ जाना, न्यू वेराइटीज, नई वेराइटी बन जाना, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होना, ये सारे के सारे फायदे हैं वेरिएशंस के। हम आपको आगे लेक्चर में अच्छे से पढ़ाएंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएशंस। ओके, सो आई होप आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत ही इजी है रिप्रोडक्शन चैप्टर का। आप इसको करिए, फिर उसके बाद हम इसके सेकंड वीडियो लेक्चर पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।